वही जो हमने कही। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा डिजायर न्यूज से। कई दफ़ा ज़िंदगी के अंदर ऐसे टॉपिक आते हैं कि जिनके बारे में विश्लेषण करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है। इमोशनल भी होते हैं। कल डॉटर्स डे था, लेकिन डॉटर्स डे पे एक बाप के लिए कितना दर्दनाक रहा होगा कि जिसकी बेटी का दाह संस्कार डॉटर्स डे पे हुआ हो। मेरी बेटी मेरा गरूर करते करते ज़माना बीत गया। लड़कियां दूसरे की हों तो अच्छी लगती हैं, जब अपने घर में होती हैं तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अंकिता भंडारी सिर्फ 19 साल की लड़की, आप देखिए कितना उसके अंदर जज्बा रहा होगा कि वो किस तरीके से अपने घर को छोड़कर और जॉब के लिए निकली। एक रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए शायद 1 महीना भी वो पूरा ना कर पाए और इसी बीच उसको दुनिया से जाना पड़े। ऐसा क्या हुआ कि अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था और अंकिता वहाँ इतनी परेशान हो गई। अंकित उसे धमकाता था कि यदि उसने ग्राहकों को मना किया तो यहाँ लड़ाई हो जाएगी। वह धमकी देता था कि उसे काम से निकाल देगा। उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में जैसे जैसे पुलिस आगे बढ़ रही है और अंकिता और उसके दोस्त की बातचीत की व्हाट्सएप चैट सामने आ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। वायरल व्हाट्सएप चैट में अंकिता ने कहा है कि रिसोर्ट में आए एक ग्राहक ने शराब के नशे में जबरन उसे हक करने की कोशिश की। वह अपने दोस्त को चैट में बता रही है कि किस ग्राहक ने उसको शराब के नशे में गले लगा लिया था। तब मैनेजर अंकित गुप्ता ने उसको शांत रहने के लिए बोला था। ग्राहक ने उसको अतिरिक्त सेवा के लिए 10,000 रुपये की पेशकश की, जो उसने इनकार कर दिया। अंकिता चैट में यह भी लिखती है कि अगर अगली बार ऐसा हुआ तो वह काम छोड़ देगी। वहीं अन्य चैट में अंकिता ने वहां पर आने वाले एक मेहमान और होटल के मैनेजर अंकित गुप्ता के बारे में बहुत कुछ बताया है। उसने कई बार लिखा कि अब वह यहाँ काम नहीं करेगी। दोस्तों, 2012 से अगर मैं शुरू करूं तो 2012 में कहीं निर्भया कांड हुआ था। तो क्या जब हमारी बेटियां मरती हैं या उनको मारा जाता है तभी हम कैंडल मार्च निकालते हैं? उत्तराखंड एक जमी जिसको कि देवभूमि कहा जाता है। अगर देवों की भूमि में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो देश का क्या हाल रहा होगा। कभी बदायूं कांड हो जाता है, कभी 6 साल की बच्ची से रेप हो जाता है। ये कौन लोग हैं? क्या इंसाफ वाकई मिल पाता है उस बाप को जिसकी बेटी के साथ ऐसा होता है? एक रिसोर्ट जिसके अंदर एक बच्ची काम कर रही है, 19 साल की बच्ची है। पॉलिटिक्स को मैं इसमें बीच में नहीं लेके आना चाहता कि वो कौन शख्स हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं पुलकित आर्या की, तो अगर रिकॉर्ड भी खंगाला जाए तो पहले भी उसका रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। उसके खिलाफ केस दर्ज हुए, 420 का भी केस दर्ज हुआ। अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर वो इस लड़की को एक गलत ट्रेड में लेके जाना चाह रहे थे। जैसा कि व्हाट्सएप चैट में साफ लिखा है कि वो अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर रही थी। किस तरीके से वो जो है वो रोई है, किस तरीके से वो वहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन वो इस चुंगल से नहीं निकल पाई और उसे अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ी। अंकिता ने लिखा है कि बहुत गंदा होटल है, मैं यहाँ बहुत अनसिक्योर फील कर रही हूँ। मुझे अंकित वीआईपी मेहमानों को स्पेशल सर्विस देने को बोलता है, मैं यहाँ काम नहीं करूँगी। चैट में दोस्त अंकिता को बार बार कॉल करने को कहता है, लेकिन वह मना करती है। अंकिता ने कहा कि कहीं आवाज़ बाहर ना आ जाए, जिस पर दोस्त ने उसे समझाया और कॉल करने की बात कही, लेकिन डर के मारे वह उससे भी ज़्यादा बात नहीं कर सकी। ये सारी बातें दोनों के बीच 17 सितंबर यानी अंकिता की मौत से 1 दिन पहले हुई। अंकिता ने कहा, अंकित बोल रहा है कि तुम्हें गेस्ट हैंडल करने हैं, अगर नहीं किया तो तुम्हें काम से हटा देंगे और दूसरी लड़की को रख लेंगे। दोस्त ने पूछा कि यह उसने कैसे बोला, तो अंकिता ने हामी भरी। दोस्त ने अंकिता को समझाया कि उसे हटाएंगे नहीं, डोंट वरी। अंकिता ने बताया, मंडे को वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं और उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस देनी है। मैंने बोला तो मैं क्या करूं?
इस पर उसने कहा कि स्पा वगैरह। इस पर अंकिता ने कहा, मैं बहुत इनसिक्योर फील कर रही हूँ, बहुत गंदा होटल है, मुझे यहाँ काम नहीं करना है। सूत्र बताते हैं कि इसी चैट को प्राथमिक साक्ष्य मानते हुए पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया है। उन 3 शख्स ने कितनी बेरहमी से उसको मारा होगा। कल उसका अंतिम संस्कार हुआ। 23 किलोमीटर लंबा जाम था। अगर ऋषिकेश बद्रीनाथ रोड की मैं बात करूं तो पब्लिक का एक हुजूम था। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई तब तक परिवार ने, अंकिता के पिता ने दाह संस्कार के लिए मना किया। और बात भी सही है। एक बाप को हक है कि अगर उसकी बॉडी को दिया जा रहा है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं दी जा रही। डीजीपी अशोक कुमार ने मीडिया से कहा कि चैट में जाहिर है कि अंकिता पर गलत काम करने का दबाव था। आपको एक बात और बता दें दोस्तों कि शुक्रवार को एसएसपी कोटद्वार शेखर सुनियाल ने अंकिता भंडारी हत्याकांड का खुलासा किया था। एएसपी ने बताया कि 18 सितंबर को वंतरा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करने वाली पौली गढ़वाल की नांदल सेऊ पट्टी के श्री कोट गांव निवासी अंकिता भंडारी संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई थी। रिसोर्ट मालिक पुलकित आर्या ने युवती के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एएसपी ने बताया कि 22 सितंबर को मामला राजस्व पुलिस से लक्ष्मण झूला थाना पुलिस को हस्तांतरित किया। वंतरा रिसोर्ट के संचालक और दोनों मैनेजरों का कहना था कि अंकिता अपने कमरे से गायब हुई है, जबकि कर्मचारियों से पूछताछ में पता चला कि अंकिता रात को ही गायब हो गई थी और वो मैनेजर और अंकित आर्या के साथ बाहर गई थी। कई दफ़ा अब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि सबसे पहले कोई भी आदमी अगर गलती करता है तो बिल्डोजर शुरू हो गया। क्या ये जल्दबाजी का फैसला नहीं था कि रिसोर्ट के ऊपर बिल्डोजर चलाना, जहां पे सारे अहम सबूत थे। उत्तराखंड के पूर्व चीफ मिनिस्टर हरीश रावत ने भी यही बात कही, लेकिन वो उनकी बात में मुझे पॉलिटिक्स ज़्यादा और एक बाप का नज़रिया कम नज़र आया। हरीश रावत जी को तो पता होना चाहिए कि उन्होंने भी ज़िंदगी में सिर्फ दुख ही दुख देखे हैं। जवान बेटे की मौत भी देखी है, सब देखा है। तो यहाँ पे अगर कोई आदमी राजनीति करता है, बड़ा अजीब सा लगता है। एटलीस्ट मौत पे तो राजनीति नहीं बनती। अंकिता भंडारी हमारे बीच में नहीं है। उनके माँ बाप पे, भाई पे, बहन पे क्या गुजर रही होगी, इसका अंदाज़ा सिर्फ वो इंसान लगा सकता है जिस पे ये दुख बीतता है। हम मीडिया के माध्यम से सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि सरकार ऐसे जघन्य कानून बनाए, ऐसे जघन्य अपराध जो किए जा रहे हैं, इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ साथ 3 महीने के अंदर कातिल को सजा मिले, ताकि कोई भी आदमी इस तरीके के जघन्य अपराध करने से पहले 10 दफा सोचे। वक्त बदल रहा है, सारी चीजें बदल रही हैं, लेकिन अगर कहीं नहीं कुछ बदल रहा तो वो है नारी का सम्मान। किताबी बातें रह गई हैं। 6-6 साल की बच्चियां, 8-8 साल की बच्चियां, 10-10 साल की बच्चियां, आज उनके साथ रेप करके कहीं उनको लटका दिया जाता है, कहीं मार दिया जाता है। कितने पहलू ऐसे हैं। अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट भी देखें तो हजारों केस रजिस्टर होते हैं, लेकिन उनका होता क्या है? जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यही चलती रहती है। आज अंकिता भंडारी की मौत पे लोगों का एक हुजूम आया। वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन सांत्वना देंगे, उसके बाद वो वापस अपने घर में चले जाएंगे। फिर अंकिता आएगी, निर्भया आएगी, वंदना आएगी, सुनीता आएगी, कोई ना कोई बेटी आएगी और वो इस बलि का बकरा बनकर अपनी जिंदगी को खत्म करके इस दुनिया से चली जाएगी। अंकिता भंडारी वाले केस में जितने अहम सबूत मिले हैं, अगर उनको देखें, उसने अपने दोस्त से भी बात करी, जो होटल का ऑनर है पुलकित आर्या, उससे भी बात करी। उसने भी उसको बरगलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। यहां तक कि उसने अपने फोन के बारे में भी कहा कि मेरा पर्सनल फोन अंकिता के पास ही था पूरी रात।
पुलिस ने इस केस को बड़ी नरमी से लिया और अगर 1 हफ्ते में किसी की बॉडी मिलती है तो उसमें क्या मिलेगा आपको? चोट के निशान हैं, दम घुटने से मौत हुई है। 1 हफ्ते तक शरीर कैसा रहा होगा? पुलिस ने हरिद्वार के आर्यनगर के स्वदेशी फार्मेसी निवासी रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्या, ज्वालापुर के दयानंद नगरी निवासी मैनेजर अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता और ज्वालापुर के ही सूरज नगर निवासी मैनेजर सौरभ भास्कर को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपियों ने बताया कि 18 सितंबर की शाम पुलकित व अंकिता रिसोर्ट में थे, तब उनमें से किसी को बात को लेकर विवाद हुआ। पुलकित ने कहा कि अंकिता गुस्से में है, इसे लेकर ऋषिकेश चलते हैं, जिस पर वे तीनों अलग अलग गाड़ियों में ऋषिकेश चले गए। हम लोग बैराज होते हुए एम्स के पास पहुंचे। इस बीच रास्ते में तीनों ने शराब पी। इसके बाद अंकिता धमकी देने लगी। शायद वो अंकिता जानती होगी कि कुछ राज इस रिसोर्ट के, जिसके चलते हुए हो सकता है कि इस मर्डर को अंजाम दिया हो। पुलकित आर्या उस पर ग्राहकों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाता है। इस बीच अंकिता ने पुलकित को मोबाइल नहर में फेंक दिया। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। तीनों लोगों ने गुस्से में अंकिता को नहर में धक्का दे दिया। उत्तराखंड SDRF ने शनिवार की सुबह अंकिता भंडारी का शव ऋषिकेश की चीला नहर से बरामद किया। मामले की जांच अब SIT करेगी। शनिवार सुबह अंकिता का शव मिलने के बाद प्रदेश भर में जगह जगह लोगों का गुस्सा दिखाई दिया। सड़कों पर प्रदर्शन हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकिता के शरीर पर चोटों के कई निशान पाए गए हैं। हालांकि प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अंकिता की मौत पानी में डूबने के कारण हुई है। अंकिता अकेली नहीं गई है, अंकिता के साथ हमारा सिस्टम भी गया है। क्योंकि अगर सिस्टम की बात करें तो अगर केस सही टाइम पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के साथ ना रह के अगर प्रशासन अपना काम करता, आज DGP इन्वॉल्व इसलिए हैं कि हजारों आदमी रोड पे हैं, रोड ब्लॉक हैं। CM ने इमीडिएटली जो है प्रशासन के साथ मिलकर जैसा भी जो भी डिसीजन उन्होंने लिया, क्या जब कोई इंसिडेंट हो जाता है तभी हमें पता चलता है कि रिसोर्ट गलत बना हुआ है? उससे पहले कोई मैकेनिज्म नहीं है कि एक आदमी कब से रिसोर्ट चला रहा है। क्या वो सिर्फ पॉलिटिकल आदमी है तो उसको हर तरीके की इलीगल एक्टिविटी करने की एक मंजूरी मिली हुई है? ऐसे कितने ही अनसुलझे सवाल हैं, अनसुलझे सवाल हैं कितने ही। और कब तक वो नहीं सुलझेंगे? वो तब तक नहीं सुलझेंगे जब तक हम सजग नहीं होंगे। अगर अंकिता भंडारी ने शायद ये चीज़ें इमीडिएटली अपने परिवार से डिस्कस करी होती तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई बचाव हो सकता था। पैसे के लिए पुलकित आर्या और उसके दोस्त उसको गलत दिशा में लेके जा रहे थे, गलत काम कराने के लिए वो लेके जा रहे थे। VIP कौन है जो ऐसा VIP है जिसको पुलकित आर्या इतना एंटरटेन करना चाहता था, जबकि उसका परिवार में तो उसके फादर भी अपने आप में पॉलिटिकल अच्छा इन्फ्लुएंस रखते हैं। लेकिन पार्टी ने इमीडिएटली उनको भी निष्कासित किया। पर निष्कासन से स्टेटस तो नहीं चला जाता, सजा मिलनी चाहिए। आज उनके फादर कह रहे हैं कि मेरा बेटा तो काफ़ी टाइम से मिला ही नहीं, वो तो अपना काम कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मेरे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए। क्या अभी भी उनको शक है कि उनके बेटे ने ऐसा जघन्य अपराध नहीं किया? कई चीज़ें जो है हमेशा जब भी कोई रेप केस होता है, जब भी कोई इस तरीके का मर्डर होता है, जब भी किसी महिला पे कोई इस तरीके का अत्याचार होता है, जब भी किसी बच्ची पे कोई अत्याचार होता है, तभी क्यों हमें याद आती है कानून की। लोगों की डिमांड है कि 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार में से किसी को जॉब दी जाए। खुद पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर इस केस को पर्सनली देख रहे हैं। उन्होंने भी ये कहा है कि इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता। लेकिन क्या अंकिता को इंसाफ मिलेगा? मैं अभी फेसबुक पे देख रहा था कि कानपुर से विधायक हैं उमेश शर्मा,
उन्होंने भी अंकिता के परिवार को एक पत्र लिखा है और कहा है कि अगर उनकी बेटी को वो अलाउ करेंगे तो वो ज़रूर कानून में उनकी मदद करेंगे, उनका आखिरी तक केस लड़वाने में वो मदद करेंगे। बहुत अच्छी बात है कि कोई सामने आता है। ऋषिकेश से जब वो विधायक बिस्ट भाग गई तो उसकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए क्योंकि लोगों में रोष था। और वो रोष इसलिए था क्योंकि अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इन आदमियों को राजनीतिक शरण मिली होती है। एक गरीब आदमी अगर एक झुग्गी भी बना रहा होता है तब भी कोई ना कोई प्रशासन का आदमी पहुंचकर उसकी पैसा नहीं मिलता तो उसकी ईंटें तक भी उठा ले जाते हैं। लेकिन इतने बड़े बड़े आदमी रिसोर्ट भी बनाते हैं, चलाते भी हैं, उनके पास कोई लाइसेंस भी नहीं होता, किसी चीज़ का उनको कोई खौफ नहीं होता, वहाँ पे अय्याशी का अड्डा बना देते हैं। लेकिन प्रशासन की आंखें कब खुलती हैं? जब किसी की बेटी चली जाए, किसी का बेटा चला जाए या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए। अंकिता भंडारी के लिए, उनके परिवार के लिए डिज़ाइन न्यूज़ की सहानुभूति है। और सिर्फ हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जितना भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ और सरकार को अब कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए कि अगर बच्चियों पे कोई इस तरीके का अपराध होता है तो 3 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर उनको सजा का प्रावधान हो। जो आदमी प्रशासन का अगर इस बीच में अपनी ड्यूटी को नहीं निभाता तो उसको भी प्रोसिक्यूट किया जाए, उसको भी जेल के अंदर डाला जाए। जो आदमी ऐसे जघन्य अपराध के अंदर सपोर्ट करते हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। जब तक कड़ा कानून नहीं होगा अंकिता भंडारियों की लिस्ट लगती रहेगी, उनको मरने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आज जो बच्चियां घर से बाहर काम करने जाती हैं, जो इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा टच में रहें। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, सिर्फ वो ही एक ऐसे हैं जो आपकी सिक्योरिटी में आपका साथ दे सकते हैं। अंकिता भंडारी के केस में उसके दोस्तों ने, उसके चाहने वालों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन दोस्त दोस्ती है और परिवार परिवार ही है। उनकी चैट आ रही हैं, सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। कानून में उनका एक बेनिफिट मिलेगा, लेकिन क्या सजा ही सबसे बड़ी चीज़ है? उस बाप का क्या हाल रहा होगा जिसकी 19 साल की बेटी उसको छोड़कर चली गई। तो आप अपने बच्चों को जरूर ये शिक्षा दें, आप उनके दोस्त बने ताकि वो आपसे हर चीज़ शेयर करें। पेरेंट्स ही एक अच्छे दोस्त हो सकते हैं। अंकिता भंडारी, हमें नहीं पता कि वो अपने पेरेंट्स से कितनी वो थी, लेकिन काश उसने जो अपने दोस्तों को फ़ोन किया, काश वो अपने फादर को फ़ोन करती, मदर को फ़ोन करती, तो हो सकता है कि वो और भी जल्दी वहाँ पहुँच जाते, एक रात ना गुजर पाती। आप अपने बच्चों के साथ एक दोस्ती का व्यवहार रखिए। हम ये नहीं कहते कि बच्चियों को बाहर काम के लिए नहीं जाना चाहिए। आज वो कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में हमारे साथ खड़ी हैं, लेकिन जागरूकता की कमी है। अगर हम अपनी बच्चियों को कहीं भेजते हैं, कहीं जॉब के लिए भेजते हैं, तो हमें उनको मॉनिटर भी करना होता है। कई दफ़ा वो पेरेंट्स से नहीं खुल पाती, नहीं बात कर पाती। उसके बावजूद भी मैं बच्चियों से भी, बच्चों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने पेरेंट्स को अपना दोस्त समझें, तभी आप ज़िंदगी में अच्छी तरक्की कर पाएंगे। हमारी पूरी सहानुभूति है अंकिता भंडारी से, और यही कामना है हमारी कि ये नाम अंकिता भंडारी आखिरी नाम हो। 2012 से लेके 2022 तक कितनी ऐसी बच्चियां, निर्भया से लेके अंकिता तक, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गंवाई है। अब बस हो गया। अब हम कानून से सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि अंकिता को इंसाफ मिले, उसको एक अच्छा मुआवजा मिले, उसको कानूनी सलाह मिले बहुत अच्छी, साथ ही साथ 3 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट पे
राजनीति ना हो, कातिलों को सजा मिले। धन्यवाद दोस्तों। ऑन डिजायर न्यूज, वास्तविकता वही जो हमने कही।